अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है आस्क रिव्यू स्पीकर एपिसोड 11। और अगर आपको याद हो तो कुछ अर्से पहले हमने इसको रेगुलर करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर क्वेश्चंस इतने मजे के नहीं आ रहे थे तो फिर मैंने करना छोड़ दिया था। लेकिन अब मैंने सोचा है कि इसको हम थोड़ा रेगुलर करें, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते करें या फिर वंस इन 2 वीक्स तो कर ही लें, ताकि अनबॉक्सिंग्स और फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियोस और उनके बीच में जरूरी है कि कुछ ऐसा भी कंटेंट हो जहां आप लोग मुझसे थोड़ा रेगुलरली इंटरेक्ट कर सकें, आप लोगों के सवालात लें। मेरी रिक्वेस्ट यह है कि जरा सवालात को आप एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल रखा करें। सिर्फ अगर कौन सा फोन इतने प्राइस में बेस्ट है, वो सारे हम करते रहते हैं, हमारे कंपैरिजंस भी आप देखते हैं। इंटरेस्टिंग सवालात होते हैं तो ज्यादा मजा आता है। बहरहाल हमारे आज की एपिसोड शुरू करते हैं। काफी सारे आप लोगों ने सवालात किए थे। अच्छा, आने वाली एपिसोड्स के लिए हमारी कम्युनिटी पेज पे आप लोग नजर रखिएगा, क्योंकि मैं वहां आप लोगों से पूछूंगा कि अगली एपिसोड आस्क रिव्यू स्पीकर के आप लोगों के क्या सवालात हैं, और वहां आप अपने सवालात सबमिट कर सकते हैं। खैर एनीवे, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। अब एक सवाल यह है कि अमीर भाई, एप्पल M4 मैक मिनी या फिर एप्पल मैकबुक एयर M2 क्या सजेस्ट करेंगे? ओवरऑल परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस होगा, और आपका पर्सनल ओपिनियन भी चाहिए कि लेना क्या है। तो ब्रदर, इस पे सबसे पहली चीज तो है कि आपका यूसेज क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। बाय यूसेज में दो चीजें मैं इंटरेस्टेड हूं। एक तो आप किस किस्म की एप्स इस्तेमाल करेंगे और कितना हैवी ड्यूटी यूसेज होगा आपका, और दूसरी चीज है कि क्या आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए, यानी कि आपको इस अपने कंप्यूटर को कैरी अराउंड करना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जहां तक बात है परफॉर्मेंस की, तो अगर M4 मैक मिनी देखिए, बाय द वे M4 मैक मिनी बनाया बहुत ही अच्छा है, बहुत ही छोटी सी मशीन है और बहुत ही पावरफुल है इनका M4 चिप। आप यहाँ इनके बेंचमार्क स्कोर्स देख सकते हैं कि M4 और M2 में बेंचमार्क्स में कितना फर्क है। फर्क जरूर है, लेकिन अगेन डिपेंडिंग ऑन योर ओन यूसेज। अगर आपका यूसेज ज्यादा सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग, ईमेल्स और ब्राउजिंग और उस टाइप की चीजें हैं, तो M4 और M2 में मेजॉरिटी लोगों को डे टू डे यूसेज में कोई फर्क नहीं महसूस होगा। लेकिन अगर आप अपनी मशीन को पुश टू द लिमिट करेंगे, आप उस पर रेंडरिंग करेंगे या हैवी एप्स, हैवी गेम्स खेलेंगे, तो वहां आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा फर्क महसूस जरूर होगा। लेकिन अगेन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए या नहीं, क्योंकि इन दोनों में से मैं इस वक्त पर्सनली M2 मैकबुक एयर सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे हमारे स्टूडियो के लिए एक M2 मशीन चाहिए जिसे मैं हुकअप करके एक प्रॉपर डेस्कटॉप भी बना सकता हूं। लेकिन जब हमें उसे कैरी करना हो, या मैं ट्रैवल कर रहा हूं, या फिर मेरी टीम में से किसी को कंप्यूटर अपना मूव अराउंड करना हो, तो वो थोड़ा ज्यादा इजी हो, तो वहां मैकबुक एयर बहुत ही काम आता है। लेकिन M4 मैक मिनी बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि एक हमारा वीडियो एडिटिंग स्टेशन M4 मैक मिनी पे बेस करके बनाया जाए, बट लेट्स सी। अच्छा, हमारा नेक्स्ट सवाल, अगेन बेस्ट कैमरा फोन अंडर 60K फॉर व्लॉगिंग, बेस्ट फोन फॉर कंटेंट क्रिएटिंग इन 50K। तो यहाँ क्योंकि 50 और 60 हजार की प्राइस रेंज बहुत ही सिमिलर है, यहाँ मैंने आप लोगों के लिए दो फोन्स शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए ऑलरेडी। और इनफैक्ट हमारी स्मार्टफोन अवार्ड्स 2024 की अगर आप वीडियो देखें तो वहां भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उसमें मैंने प्राइस वाइज अलग अलग प्राइस कैटेगरीज में अलग अलग यूसेज पे बेस्ड करके काफी सारे विनर सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप बजट प्राइस पॉइंट पे गेमिंग फोन ढूंढ रहे हैं तो उसकी भी कैटेगरी, अगर आप मिड रेंज प्राइस पॉइंट पे कैमरा ढूंढ रहे हैं तो उसी की भी कैटेगरी है। तो उस वीडियो पे बेस करके मैंने यहाँ चूज किया है टेक्नो कैमन 30। सो 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 1440p यानी कि 2K वीडियोस करता है। ओवरऑल भी एक बहुत ही अच्छा फोन है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है Oppo Reno 12F 4G। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड तो नहीं है, लेकिन इस वाले में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मौजूद है, और साथ में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। एंड वी ऑल नो कि Oppo के सेल्फी कैमरास खास तौर पे Oppo के कैमरा एल्गोरिथम्स की वजह से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर कोई और भी ऑप्शंस हैं तो हमारे रिव्यू स्पीकर के टेक एंथुसियास्ट नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हमारे ये जो भाई सवालात कर रहे हैं इनको कुछ फायदा हो सके। Realme GT7 और GT7 Pro पाकिस्तान में कब लॉन्च होंगे? मेरा ख्याल है दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं खुद होप कर रहा था कि मार्च में लॉन्च होंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद ये अगस्त के आसपास पाकिस्तान में लॉन्च हो। वो भी कोई कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान में लॉन्च होंगे या नहीं। मेरे हिसाब से GT7 Pro एक बहुत ही अमेजिंग फोन है। अगर आपको याद हो तो कुछ हफ्तों पहले ही हम लोग मलेशिया गए थे Realme के साथ, और वहां हमने Realme GT7 Pro का फर्स्ट लुक आप लोगों को दिया था, फर्स्ट इन पाकिस्तान। और मैंने Realme वालों को बहुत दिल से यह बात की है कि प्लीज जल्दी GT7 Pro पाकिस्तान में लॉन्च करें, क्योंकि वो एक बहुत ही अमेजिंग फोन है। जैसे ही उस पर कोई क्लैरिटी आएगी तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। क्या आपको लगता है कोई ब्रांड अंडर 60K 5G डिवाइस इन 2025 पाकिस्तान में लॉन्च कर सकता है? यस, डेफिनेटली, बिल्कुल लगता है। इनफैक्ट ये ऑलरेडी हो चुका है। 3 फोन ZTE की तरफ से ऑलरेडी पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं। ZTE Nubia Neo 2 5G जो कि 55,000 में लॉन्च हुआ था, ZTE Nubia Focus 5G जो कि 45,000 में, ZTE Nubia Focus Pro 5G जो कि 58,000 का है। अब ये जरूर मानता हूं कि ये यूनिसॉक के T820 चिप्स थे। यूनिसॉक को एक बहुत ही एंट्री लेवल प्रोसेसर ब्रांड समझा जाता है, लेकिन ये 5G चिपसेट्स काफी डिसेंट
परफॉर्मेंस दे रहे थे। मैंने इन फोन्स की वीडियोस में आपसे कुछ बेंचमार्क्स भी शेयर किए थे। मेरे हिसाब से अगर ZTE वाले 5G फोन्स पाकिस्तान में अंडर 60,000 लॉन्च कर सकते हैं तो दूसरे ब्रांड्स भी कर सकते हैं, या फिर 60 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं और थोड़े से लोअर एंड किस्म के 5G चिपसेट्स डालें तो बिल्कुल मेरे हिसाब से पॉसिबल है। और पाकिस्तान में ब्रांड्स को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हर फोन में पाकिस्तान का कौमी चिपसेट हीलियो G99 या अब थोड़ी मेहरबानी करके 1% बेहतर करके G100 दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से 5G चिप्स पाकिस्तान में आने चाहिए। In 2025, will we see more devices in 30K budget like Itel S25? Yes, I do. मुझे बिल्कुल लगता है कि 2025 में हम 30,000 वाले प्राइस पॉइंट के आसपास ज्यादा फोन्स देखेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले सालों में इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की परचेसिंग पावर काफी कम हुई है, और जहां पहले हम 20,000 के फोन्स देखा करते थे, वही फोन्स अब ज्यादातर 25 से 30,000 35,000 वाले प्राइस पॉइंट्स में होंगे। और बजट प्राइस पॉइंट्स पे हमेशा पाकिस्तानी ब्रांड्स का एक ज्यादा जोर रहता है, क्योंकि ज्यादा परचेसिंग पावर लोगों की इधर ही है। इसके अलावा हमने पिछले साल में कुछ नए पाकिस्तानी ब्रांड्स भी इमर्ज होते हुए देखे हैं, जैसे कि वीगोटेल हो गया, इनका Note 23 बहुत ही ब्लॉकबस्टर डिवाइस निकला। बाकी फिर डीकोड मोबाइल हो गया, इनका बोल्ड 3 Pro लॉन्च हुआ था और सुनने में आ रहा है अभी आने वाले दिनों में ही इनके कुछ और फोन्स भी लॉन्च हो रहे हैं। और इन पाकिस्तानी ब्रांड्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनकी प्राइस थोड़ी लो होती है, तो होपफुली 30,000 के प्राइस पॉइंट पे हम बहुत ही जबरदस्त फोन्स लॉन्च होते हुए देखेंगे। Since when will Infinix's back-changing e-color technology be available within smartphones? अच्छा, आपको यहाँ ये याद दिलाता चलूं कि CES 2024 कवर करने के लिए मैं Infinix के साथ जनवरी 2024 में लास वेगस यूनाइटेड स्टेट्स गया था, और वहां उन्होंने अपनी ये e-color shift टेक्नोलॉजी को अनवेल किया था, जो कि मैंने आपको हमारी वीडियोस में दिखाई थी। और ये देखते हुए कि उसके कोई 11 महीने बाद ही दिसंबर 2024 में ही इनका पहला कलर चेंजिंग फोन का वर्किंग प्रोटोटाइप आ गया था, जो कि अगेन मैंने यहाँ चैनल पे आपके साथ शेयर किया था। उस वीडियोस की मैं लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये देखते हुए कि इनका पहला प्रोटोटाइप विद इन अ ईयर ही आ गया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2025 में हम इन्फिनिक्स की तरफ से एक फुली रिटेल वर्जन प्रॉपर कलर चेंजिंग फोन देखेंगे। उम्मीद है, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, मुझे प्लीज कहीं कोट नहीं कीजिएगा जाके, लेकिन मुझे लग रहा है कि जून जुलाई अगस्त तक आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ऐसा कोई फोन इन्फिनिक्स की तरफ से लॉन्च कर दिया जाए। Note 60 वर्सेस Galaxy A06 कौन सा बेहतर है? यहाँ ये Realme Note 60 की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो Realme का सबसे बजट डिवाइस है इस वक्त। मैं पर्सनली Galaxy A06 को चूज करूंगा, क्योंकि वंस अगेन हमारी स्मार्टफोन अवार्ड्स 2024 वाली वीडियो देखें, उस वीडियो में Galaxy A06 ने बजट प्राइस पॉइंट्स की 4 कैटेगरीज जीती थी, जिसमें बेस्ट कैमरा था, बेस्ट गेमिंग फोन, बेस्ट बैटरी और बेस्ट ओवरऑल बजट फोन था। अच्छा, इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन है यार, ये Samsung A06 464 कैसा है 25K में? तो 4 अवार्ड्स ने जीते, तो कोई तो बात होगी Galaxy A06 में, तो इसको एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और जब हमने वो वीडियो बनाई थी उसके बाद और भी कुछ अच्छे ऑप्शंस मार्केट में आए हैं, तो उस पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन आई वुड स्टिल सेलेक्ट Samsung Galaxy A06 राइट नाउ। इन योर ओपिनियन, फोल्डेबल एंड फ्लिप फोन्स विल स्टे लॉन्ग और नॉट? क्या फोल्डेबल और फ्लिप फोन्स रहेंगे या नहीं? तो मुझे लगता है बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि जो फोल्डेबल फोन्स की सबसे बड़ी जीत है वो है कि एक बड़े डिस्प्ले को छोटे फॉर्म फैक्टर में आप लोगों के लिए प्रोड्यूस करना, जिसका फायदा ये होता है कि आप एक बड़े डिस्प्ले को अपने जेब में या अपने बैग में एक कॉम्पैक्ट सूरत में रख सकते हैं। अब ये जरूर है कि फोल्डिंग फोन्स में एक एडिशनल रिस्क आ जाता है कि मैकेनिकल फेलियर हो जाता है। जो फोल्डिंग हिंज होती है या क्लैस्प होता है वो डैमेज हो सकता है, उसमें मट्टी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मूविंग पार्ट जब किसी भी डिवाइस में आप डालते हैं तो उसका फेलियर रेट थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन सैमसंग जैसे ब्रांड्स ने 5-6 इटरेशंस के बाद, यानी कि आप गैलेक्सी फोल्ड और फ्लिप 6 आ रहे हैं, इन लोगों ने इतनी जनरेशंस में काफी ज्यादा रिफाइन और ऑप्टिमाइज किया है अपने डिजाइन को, और इन फोन्स को काफी ड्यूरेबल भी बनाया है। और यही वजह है कि अब हम ट्राईफोल्ड डिवाइसेस भी देख रहे हैं। बाय द वे, हो सकता है कि मैं MWC 2025 में एक ट्राईफोल्ड फोन कवर करूं, लेट्स सी हाउ दैट गोज। और अब हमने ये फोल्डेबल टेक्नोलॉजीज लैपटॉप्स में भी देखना शुरू कर दी हैं, जहां अब फोल्डेबल डिस्प्लेस होते हैं जो कि एक्सटेंड होकर बाहर आते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन की साइज एक्सटेंड हो जाती है। तो मेरा ख्याल है फोल्डेबल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली हियर टू स्टे। Redmi Note 14 Pro 4G होगा या 5G? तो भैया Redmi Note 14 Pro ऑलरेडी पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है और इसका 4G वेरिएंट है विद सरप्राइज सरप्राइज हीलियो G100 चिपसेट, जो कि अब हम हर दूसरे फोन में देख रहे हैं। और बाय द वे, Redmi Note 14 Pro वर्सेस Infinix Note 40 Pro, तो वो भी या तो अभी ऑलरेडी चैनल पे आ चुका होगा या एक आध दिन में आ जाएगा, तो चैनल को एक बार उस वीडियो के लिए जरूर चेक करें इफ यूर इंटरेस्टेड। Tecno Camon 30S कैसा है आफ्टर प्राइस ड्रॉप इन 49K? प्लीज आंसर। अस्सलाम वालेकुम अमीर भाई। वालेकुम सलाम। क्या Tecno Camon 30S एक गुड रेकमेंडेड डिवाइस है? Tecno Camon 30S ओवरऑल एक बहुत ही जबरदस्त फोन है। इनफैक्ट
मैं अभी प्लान कर रहा था कि Redmi Note 14 वर्सेस Tecno Camon 30 की वीडियो करूं, लेकिन आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि Redmi Note 14 वर्सेस Camon 30s करें, तो अब हम उस वीडियो पे काम कर रहे हैं। वो भी वीडियो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगी, चैनल पे आ जाएगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। Two questions: Vivo X200 and X200 Pro launch date and its possible price in Pakistan. And should we buy CPID phones in Pakistan considering high PTA taxes? Vivo X200 launch date in Pakistan. तो भैया X200 Pro पाकिस्तान में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 11 फेब है और आज ही ये फोन्स मार्केट में ड्रॉप होने वाले थे। और Vivo X200 Pro की पाकिस्तान में प्राइस है 329,999। और जहां तक बात है CPID फोन्स की, सबसे पहली बात ये समझ लें कि इट इज इलीगल। फोन की IMEI को फ्लैश करके चेंज करना वैसे ही है जैसे आप किसी चीज की शनाख्त, क्योंकि IMEI आपके फोन की शनाख्त होती है, उसकी शनाख्त को चेंज कर रहे हैं। जैसे गाड़ी के शैसी नंबर को चेंज करना भी इलीगल होता है, वैसे ही CPID यानी कि अपने फोन के रोम को फ्लैश करके उसके IMEI को आर्टिफिशियली चेंज करना किसी और फोन के IMEI के साथ, ये इलीगल काम है और इससे आपके फोन की वारंटी भी वॉइड हो जाएगी। तो मैं तो किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो CPID फोन्स खरीदें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया कि why IQ and other brands like HTC, Nothing, OnePlus didn't come to पाकिस्तान। अब इसमें सबसे मेन चीज जो मुझे समझ में आती है वो है फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, क्योंकि पाकिस्तान में काफी सारे ब्रांड्स अर्ली ऑन आ गए थे और उनको एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड मिल गया, जैसे कि Vivo, Infinix, Xiaomi, Tecno, Realme। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, शुरुआत में ही पहले साल में ये सारे पाकिस्तान में आना शुरू हो गए थे, जबकि ये जो ब्रांड्स आपने सवाल में मेंशन किए हैं इनके पास ये अर्ली मूवर्स एडवांटेज नहीं था। तो अब इनको यहाँ आने के लिए, मार्केट शेयर गेन करने के लिए, एक तो मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा करनी पड़ेगी और पाकिस्तान में जो ड्यूटीज और टैक्सेस की रिजीम आ गई, जो PTA की सारी हम ड्यूटीज पे करते हैं, उसने एक और बैरियर टू एंट्री क्रिएट कर दिया, क्योंकि अब वो फोन्स और भी ज्यादा महंगे हो गए। और इन PTA टैक्सेस ड्यूटीज की वजह से ही पाकिस्तान में इन सारे ब्रांड्स ने अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी सेटअप कर लिया है। तो वन प्लस जैसे ब्रांड्स के लिए बहुत ही अनअट्रैक्टिव हो गया है पाकिस्तान में फुटहोल्ड क्रिएट करने की कोशिश करना, और खासकर ये देखते हुए कि नेबरिंग इंडिया में इन फोन्स के बहुत बड़े बड़े मार्केट शेयर्स हैं, खासकर वन प्लस तो वहां बहुत बड़े पैमाने पे बिकता है। तो वो जब पाकिस्तान में सोचते हैं कि चंद हजार डिवाइसेस साल के हम बेचेंगे और उसके लिए भी इतनी ज्यादा मार्केटिंग करेंगे और लोकल प्रोडक्शन अपनी सेटअप करनी पड़ेगी, तो ये आई थिंक उनके लिए बहुत ज्यादा बड़े बड़े बैरियर्स टू एंट्री हैं। व्हाट्स द मोस्ट गेम चेंजिंग टेक यू सी इमर्जिंग इन द नेक्स्ट 5 years? तो मेरे लिए पर्सनली इस सवाल का जवाब काफी ऑब्वियस है। मेरे ख्याल में दो चीजें हैं, एक तो है AI, और 1-2 साल से तो हम AI देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि AI की अभी तक वी हैव स्टिल जस्ट स्क्रैच्ड द सरफेस, और AI पे बेस करके हम और ज्यादा बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स देखेंगे। और दूसरी चीज है क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसका अभी तक हमें बहुत ही कम हमने देखा है, हमें इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, यानी कि कंज्यूमर्स और मास मार्केट की बात कर रहा हूं। और क्वांटम कंप्यूटिंग जिस तरीके से गेम चेंज करने वाली है, आई थिंक क्वांटम कंप्यूटिंग और AI को जब मर्ज किया जाएगा, अलग ही दुनिया में रह रहे होंगे उसके बाद। 2025 में आप सबसे एक्साइटेड किस चीज को लेकर हैं? यार मैं पर्सनली कुछ ऐसे कैमरास का वेट कर रहा हूँ। सोनी के कुछ नए कैमरास हैं जिनके रूमर्स हैं कि लॉन्च होने वाले हैं पाकिस्तान में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम इससे पहले अपनी ज्यादातर प्रोडक्शन ब्लैकमैजिक कैमरास पे करते थे, लेकिन ऑफ लेट अपनी वीडियो प्रोडक्शन को ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा तेज करने के लिए मैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में सोनी के कैमरास इंक्लूड करना चाह रहा हूं। और सोनी के 2 कैमरास की अभी रूमर्स चल रहे हैं कि इसी साल मार्च अप्रैल में अनाउंस होंगे इंशाल्लाह। सोनी A7V और पॉसिबली सोनी FX3 Mark II, कुछ लोग ZV-E1 Mark II की भी बातें कर रहे हैं, तो लेट्स सी। लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दोस न्यू कैमरास, क्योंकि मुझे अब नए कैमरास लेके हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को आप लोगों के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा लाइट बनाना है व्हाइल मेंटेनिंग क्वालिटी। सो लेट्स सी। आप क्यों यूज मोबाइल पे वीडियोस नहीं बनाते? यार भाई, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूज फोन्स पे वीडियोस बनाया करें, लेकिन यार इसकी सबसे मेन वजह है कि मेरे पास यूज्ड फोन्स का कोई ऐसा रेगुलर एक्सेस नहीं है। मेरा ख्याल है इसमें वो लोग ज्यादा बेहतर हैं जिनके पास अपनी मोबाइल शॉप्स हैं, वो खुद डे इन डे आउट फोन्स बेच रहे होते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा बेहतर है। उनको डे इन डे आउट नए नए यूज फोन्स भी दिख रहे होते हैं, उनको प्राइसेस और नए ट्रेंड्स का भी रियल टाइम में पता चल रहा होता है। जबकि मैं अगर 2-3 मोबाइल वालों से भी बात कर लूं तो डे इन डे आउट मेरा कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं है, जिसकी वजह से मेरे पास उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं होती जितनी मोबाइल वालों के पास होती है। So that's why I don't do used mobiles. लेकिन अगर कोई ऐसे यूज मोबाइल्स हैं जो बहुत ही ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त, आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिखें। We'll definitely try to make some content on that for you. Top 5 mobile user interfaces, UI and their specialties.
अच्छा, टॉप 5 तो नहीं, मैं आपको अपने टॉप 3 दे देता हूँ इन नो ऑर्डर, क्योंकि मैं अगर अपना टॉप इंटरफेस आपसे शुरू में ही शेयर करूंगा तो नीचे कमेंट्स में आप लोग बहुत ही गुस्सा करेंगे, तो मैं सबसे एंड में आपको सबसे बेस्ट बताऊंगा अपना। लेकिन सबसे पहला है स्टॉक एंड्रॉइड। कोई स्किनिंग नहीं होती, प्योर गूगल का एक्सपीरियंस होता है। यूजुअली इनको सारे नए फीचर्स भी सबसे पहले मिलते हैं स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन्स को। तो जैसे गूगल जेमिनी जब लॉन्च हुआ तो सबसे पहले हमने पिक्सल के स्टॉक एंड्रॉइड में देखा। तो स्टॉक एंड्रॉइड के बड़े फायदे होते हैं। आई रियली लाइक स्टॉक एंड्रॉइड। जब आप दूसरे ब्रांड्स की तरफ जाते हैं तो ज्यादातर की अपनी कस्टम स्किन्स होती हैं, उन्होंने काफी चीजों में छेड़छाड़ की हुई होती है, एनिमेशन चेंज किए हुए होते हैं, अक्सर औकात पूरे मेन्यू लेआउट्स और होम स्क्रीन के लेआउट्स भी पूरे डिफरेंट होते हैं। तो आई प्रेफर द प्योर गूगल एक्सपीरियंस। फिर है सैमसंग की वन यूआई, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सैमसंग अपने फ्लैगशिप फोन्स के लिए अपनी यूजर इंटरफेस की R&D में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और एक बहुत बेहतर पोजीशन में है उन यूजर इंटरफेसेस को डेवलप करने के लिए, खासकर उन फोन्स के लिए जो बहुत ही प्रीमियम प्राइस पॉइंट्स पे सैमसंग बेचता है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि हम वही यूआई या उससे बहुत ही सिमिलर यूआई सैमसंग के मिड रेंज और बजट फोन्स में भी देख रहे होते हैं। ये जरूर है कुछ फीचर्स कम होते हैं, लेकिन ओवरऑल यूआई का लुक, यूआई का एक्सपीरियंस, बेसिक यूआई की फाउंडेशंस जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो आपको सैमसंग के मिड रेंज और बजट फोन्स में भी सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स जैसा एक्सपीरियंस कुछ हद तक मिल रहा होता है। और फिर तीसरी है हमारी हर दिल अजीज एप्पल iOS। और एप्पल iOS की 2-3 चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक है कि इट इज एक्सट्रीमली ऑप्टिमाइज्ड विद एप्पल्स हार्डवेयर, क्योंकि एप्पल अपनी सप्लाई चेन के ज्यादा हिस्सों को खुद डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है। प्रोसेसर डिजाइन से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक वो सारा खुद एप्पल देख रहा होता है, जिसकी वजह से एप्पल ज्यादा बेहतर ऑप्टिमाइज कर सकता है। इसके अलावा मेरा ख्याल है iOS को बहुत ज्यादा कह लें इडियट प्रूफ बनाया गया है। एक बच्चा भी इसे इस्तेमाल कर लेता है, ग्रैंडपा भी इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, सब आराम से सीख जाते हैं। तो इसकी एक ईज ऑफ यूज है। और तीसरी चीज है एप्पल का इकोसिस्टम। तो एक बार आप iOS की तरफ चले जाते हैं, मैंने ज्यादातर लोग देखे हैं कि वंस दे गो टू iOS वो iOS छोड़ने के लिए फिर तैयार नहीं होते, क्योंकि वो उस इकोसिस्टम में लॉक्ड हो जाते हैं। उनकी सारी फाइल्स iCloud में सेव्ड होती हैं। पहले तो WhatsApp भी बड़ा ट्रिकी होता था एंड्रॉइड पे स्विच करना, अब तो काफी आसान हो गया है। बट और भी चीजें हैं जैसे कि इनके iPads, Macs, एयरपॉड्स, एप्पल वॉच, जब आप ये सारे प्रोडक्ट्स एप्पल के लेना शुरू करते हैं तो फिर आप इनके इकोसिस्टम में और भी टायर्ड हो जाते हैं, और फिर iOS जस्ट वर्क्स बेटर विद एप्पल प्रोडक्ट्स। लेकिन iOS की सबसे बड़ी डाउनसाइड ये है कि इसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, आप अपने लॉन्चर्स नहीं लगा सकते, फॉन्ट्स नहीं चेंज कर सकते, और यानी कि ऐसी लाइट कस्टमाइजेशंस भी नहीं होती, तो डीप कस्टमाइजेशंस तो दूर की बात है। तो बेसिकली आप आईफोन्स पे वही चीजें कर सकते हैं जो एप्पल आपको अलाउ करता है, विच इज नॉट वेरी मच इन द वे ऑफ कस्टमाइजेशन। तो ये टॉप 3 मेरी यूजर इंटरफेसेस हैं। बाकी दो कौन से यूजर इंटरफेसेस होने चाहिए मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा, यहाँ हमारी टेक एंथुसियास्ट की कम्युनिटी बड़ी काम आएगी। 1K में कैमरा मोबाइल बता दें यार, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि 1000 रुपए में कौन सा फोन आता है जिसके अंदर बहुत ही अच्छा कैमरा हो। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। Will you review about other tech products like laptops, PC peripherals, headphones, controllers, etc? देखिए, मैं तो हर किस्म के टेक प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने के लिए तैयार हूं। इशू ये आ जाता है कि आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड मुझे लगते हैं कि सिर्फ आपको डब्बे खुलते हुए देखने हैं, हमारी अनबॉक्सिंग ही चल रही होती है या फिर फोन्स के कंपैरिजन चल रहे होते हैं। जो भी दूसरे प्रोडक्ट्स में जब भी इस चैनल पे कवर करता हूं तो आप लोगों की तरफ से इतना ज्यादा सपोर्ट नॉर्मली आता नहीं है, जिसकी वजह से फिर हमारे लिए भी मोटिवेशन कम हो जाती है उन चीजों को कवर करने की। लेकिन आई एम डेफिनेटली ओपन टू कवरिंग अदर प्रोडक्ट्स। अगर आप लोग दूसरे किस्म के प्रोडक्ट्स देखना चाह रहे हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताएं। अगर ज्यादा लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो वी विल मेक इट हैपन इंशाल्लाह। सलाम अमीर भाई, वालेकुम सलाम। आप यूआई पे वीडियोस भी बनाएं प्लीज। फर्स्ट तो पता है, थर्ड फेवरेट यूआई बताएं, और आजकल Xiaomi हाइपर OS कैसे देखते हैं। सेकंड, गूगल का 8A या Samsung A54 PTA में कौन सा वर्थ इट होगा। 80K तक A54 वर्थ इट है यार। यूआई में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आई एम स्टिल अनडिसाइडेड। आप लोग मुझे नीचे बताएं कि एंड्रॉइड स्पेस में आप लोगों के हिसाब से कौन सी यूआई ज्यादा अच्छी है। अच्छा, Pixel 8A और Galaxy A54 के बीच में मैं पर्सनली Pixel 8A सेलेक्ट करूंगा, प्रोवाइडेड कि वो PTA अप्रूव्ड हो। आई एम नॉट श्योर आप प्राइस में जो बता रहे हैं वो PTA अप्रूव्ड है या नहीं, लेकिन Pixel 8A डेफिनेटली एक बेहतर फोन है। बेहतर चिपसेट, 64 मेगापिक्सल का ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड गूगल पिक्सल कैमरा, साथ में 2000 निट्स का ब्राइट OLED पैनल। स्पेक्स वाइज और ऑल्सो क्योंकि गूगल की फोटोग्राफी बहुत ही जबरदस्त है, मैं पर्सनली Pixel 8A को पिक करूंगा। लेकिन Samsung Galaxy A54 का सबसे बड़ा एज है कि वो मेड इन पाकिस्तान होगा प्रॉबली, और ना भी हो तो भी उसका लोकल वारंटी सपोर्ट होगा, क्योंकि यहां सैमसंग ऑफिशियली बेचता है। तो A54 अगर आप लेते हैं तो आपके पास कंपनी का एडेड सपोर्ट मौजूद होगा, जबकि गूगल पिक्सल डिवाइसेस पाकिस्तान में बिल्कुल ही यतीम है, कोई वाली वारिस नहीं है देखने वाला। अगर कोई वारंटी इशू आ गया तो आप पछताएंगे। मेरे ख्याल है आज के लिए इतने सवालात काफी हैं, काफी सारे रह भी गए, लेकिन इन्हें मैं इंशाल्लाह अगली आज रिव्यू स्पीक के एपिसोड 12 में कवर करूंगा। हमारे कम्युनिटी पेज पे जाएं, वहां जाके अपने सवालात सबमिट कर सकते हैं। चैनल पे नए तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।
अल्लाह हाफिज।